नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज के हमारे इस लीगल वीडियो सेगमेंट में हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, कोर्ट में हमारे सामने एक सिचुएशन आई, दूसरी पार्टी ने एक एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 10 सीपीसी के अंतर्गत। किस मामले में लगाई, तो थोड़े से फैक्ट्स को समझ लीजिए, फिर हम डिस्कस शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या रेज हुआ हमारे सामने, उसको आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 12 डीबी के अंतर्गत हमने एक दावा कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया था, एक केस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया था। सेक्शन 12 डीबी, जो लोग लॉ से जुड़े नहीं हैं, हम बता देते हैं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ये एक सेक्शन है 12 डीबी, जिसके अंतर्गत लीगल कार्रवाई की जाती है। इसमें महिला को मेंटेनेंस प्राप्त किया अपने पति से दिलवाया जाता है, और उसमें घर में रहने तक की उसके सुविधाएं और तमाम सुविधाएं, कोई व्यादेश जारी किया जाता है कि इसके साथ दोबारा ऐसी क्रूअल्टी, ऐसी घरेलू हिंसा न की जाए, तो तमाम प्रावधान है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक्ट है। कहीं उसकी ज़बरदस्ती शादी तो नहीं कराई गई इच्छा के विरुद्ध। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं, वो 12 डीबी सेक्शन के अंतर्गत दाखिल की जाती हैं कोर्ट में, और उसमें तमाम रेमेडीज़ आप मांग सकते हैं। तो हमने सेक्शन 12 डीबी के अंतर्गत हमने भी कई सारी रेमेडीज़ मांगी थी, जिसमें सबसे मुख्य होती है जो मेंटेनेंस, पति के द्वारा गुजारा भत्ता, मंथली उसे कुछ रुपया दिलाया जाए अपने पति से, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। वो हमने एप्लीकेशन डाली थी, और साथ में ही उसके घर में रहने के लिए स्थान हो, जो उसके ससुराल है वहाँ पर उसे रहने के लिए एक सेपरेट 1-2 रूम का यहाँ पर कमरा मिले। लड़ाई चलने के बावजूद भी आपको ये सुविधा इस कोर्ट में दिलाई जाती है। ये कोर्ट आपको आदेश कर सकती है कि आप पत्नी के रहने के लिए, यदि आपके घर में जगह है तो आप उसे वहाँ पर स्थान दिलाया जाए। तो हमने सेक्शन 12 डीबी के अंतर्गत तमाम ये रेमेडी मांगने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी। तो फ्रेंड्स, दूसरी पार्टी की जो ओपी है, अपोनेंट पार्टी है, उसने एक एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 10 सीपीसी के अंतर्गत, और वो कहता है कि आप समान तथ्य के आधार पर यहाँ पर 2 बार एक ही चीज़ को 2 बार प्राप्त नहीं कर सकते। आपका कोर्ट का एक ऑर्डर हो गया सेम चीज़ के बारे में, आप उसमें दोबारा कोर्ट में क्यों आ रहे हैं। तो उसने बोला कि एप्लीकेशन लिखी, इसमें सारे फैक्ट्स, क्योंकि हमें जो इंटरिम मेंटेनेंस प्राप्त हो रहा था, जो ऑर्डर हुआ इंटरिम मेंटेनेंस का फैमिली कोर्ट से, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत हमें इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर प्राप्त हुआ। तो उसने उसी की कॉपी लगाई, उसके आधार पे कहना था कि इन्हें एक जगह से तो मेंटेनेंस मिल रहा है, ये दूसरी जगह से अदर कोर्ट से मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 12 डीबी के अंतर्गत क्यों मांग कर रहे हैं। तो उसने ये एप्लीकेशन लगाई, और हमारा जो वाद है वो खारिज किया जाए इस तथ्य के आधार पे कि 2 जगह से समान रेमेडी मांग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक दिल्ली का एक मामला था, दिल्ली फैमिली कोर्ट का, उसमें इसी तरीके से एक मामला था, उसमें थोड़ा सा उल्टा था। एक जो महिला थी उसे 12 डीबी के अंतर्गत इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया, इंटरिम मेंटेनेंस का 12 डीबी के अंतर्गत, और वो इंटरिम मेंटेनेंस ले रही थी। उसने फिर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में दोबारा यहाँ पर दावा दाखिल किया। तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट थी, जो कि 12 डीबी के केसेस को सामान्यतः सुनती है, उसने ये ऑर्डर किया था इंटरिम मेंटेनेंस का। फिर महिला ने क्या किया, वो फैमिली कोर्ट में पहुंच गई, और जो उसका राइट था 125 सीआरपीसी के अंतर्गत, वहाँ भी उसने मेंटेनेंस गुजर बसर का यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया। तो फैमिली कोर्ट ने यहाँ पर उसका ये रिजेक्ट कर दिया, उसका ये प्रार्थना पत्र रिजेक्ट कर दिया। कहा कि आप जब 12 डीबी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आप इंटरिम मेंटेनेंस ले रही हैं, तो यहाँ पर क्यों आई हैं, आप 2 जगह से इंटरिम मेंटेनेंस 2 जगह से मेंटेनेंस क्यों ले रही हैं। तो उनका प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर फैमिली कोर्ट का जो दावा दाखिल किया, वो दावा जो खारिज किया गया था 125 का, उसे रेस्टोरेट किया, और गलत डिसीजन बताया फैमिली कोर्ट का कि इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। उसे अलग अलग एक्ट्स में सेम ग्राउंड्स के आधार पे अलग अलग एक्ट्स में यहाँ पर रेमेडी दी गई हैं, जिसमें से कि कुछ रेमेडी सेम हो सकती हैं, जैसे मेंटेनेंस है वो यहाँ पर सेम हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरीके का मामला आया। ये था निखिल धनानी वर्सेस तान्या धनानी का मामला था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, पुष्टि की कि यदि
यदि यहाँ पर इस तरीके से 2 एक्ट्स हैं, 2 सेक्शन हैं अलग अलग एक्ट्स के अंतर्गत, और वो आपको ये राइट देते हैं कि आप इस तरीके से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर दोनों जगह से मेंटेनेंस ले सकते हैं। और यहाँ पर वो जो दूसरा वाला मेंटेनेंस जो तय किया जाएगा वो सेट ऑफ के आधार पर तय किया जाएगा कि आप कितना प्राप्त कर रहे हैं और आपको कितनी ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा दूसरी कोर्ट में बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो पहला मेंटेनेंस लिया जा रहा है उसको संज्ञान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे बिल्कुल देखा ही नहीं जाएगा। यदि उसे बिल्कुल देखा ही नहीं जाएगा तो यहाँ पर डबल हो जाएगा। मान लीजिए कि 10,000 का या 15,000 का किसी महिला को मेंटेनेंस मिल रहा है मंथली, और वो फिर दोबारा दूसरी कोर्ट में जाती है, वहाँ भी उसका 10-15 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस हो जाता है, तो यहाँ पर कुल मिला के 25-30 हज़ार रुपये मेंटेनेंस हो जाएगा। और जो कि उसकी तनख्वाह है 25,000 या 30,000, तो वो अपना खुद का गुजर बसर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी सिचुएशन कोर्ट को देखनी चाहिए कि यदि वो पहले से ही मेंटेनेंस ले रही है तो उसको और कितनी ज़रूरत है वो दिलाई जाए। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण था। तो आप समझ गए कि 2 जगह इस तरीके से रेमेडी प्राप्त की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लीगल स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि सेक्शन 125 जो CRPC जो मेंटेनेंस की बात करता है, वो इनिशियल स्टेज पे, मतलब कि कोई अपराध घटित ना हो जाए। ऐसा नहीं हो महिला ऐसे सिचुएशन में आ जाए, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए और कि आगे कोई अपराध हो जाए, कोई और लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसको कुछ मेंटेनेंस दिया जाए जिससे वो अपने खाने पीने का, कपड़े खरीदने का, जो ज़रूरी चीज़ होती है, रोटी कपड़ा, उसके लिए वो मेंटेनेंस दिया जाता है। लेकिन जो 12 DB के अंतर्गत जो मेंटेनेंस की बात है, वो आपके स्वास्थ्य खर्चे, कंपनसेशन और तमाम जो भी खर्चे होते हैं स्टेटस के हिसाब से व्यक्ति के, तो वो सबको संज्ञान लेकर ये 12 DB का मेंटेनेंस को तय किया जाता है। तो ये 12 DB का मेंटेनेंस थोड़ा वाइड टर्म है, इसमें वाइड चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उनको यहाँ पर उनको टोटल करके, उनका एनालिसिस करके यहाँ पर मेंटेनेंस तय किया जाता है। लेकिन 125 में आपका जीवन गुजर बसर हो सके, केवल गुजर बसर हो सके, इतना ही ध्यान दिया जाता है। क्योंकि ये एक ये माना जाता है कि अपराध क्यों घटित होता है। अपराध इसलिए घटित होता है कि यदि उसमें तुरंत कोई स्टेप नहीं लिया जाए। मान लीजिए कि लड़की को घर से भगा दिया जाता है, अपनी पत्नी को कोई पति घर से भगा देता है और उसे यहाँ पर कोई भी सहारा नहीं है, कोई उसका गुजर बसर का कोई साधन नहीं है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कुछ भी यहाँ पर घटना हो सकती है, वो अपनी आत्महत्या कर सकती है, या और भी जो भी सिचुएशन है उसके साथ बच्चा है, बहुत बुरी स्थिति और कुछ भी यहाँ पर बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। इसीलिए इन परिणामों को रोकने के लिए प्रिवेंटिव, यहाँ पर सही शब्द आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंशन, फॉर द प्रिवेंशन, की भविष्य में कोई घटना नहीं घट जाए, उसको रोकने के लिए 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस दिलाया जाता है। 12 DB के अंतर्गत तमाम चीज़ें हैं, हेल्थ का खर्चा है, कपड़ों का खर्चा है, मकान का है, अगर यदि वो किराए पे रह रही है तो उन सब चीज़ों का टोटल करके वो मेंटेनेंस निकाला जाता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए कि इस तरीके की एप्लीकेशन लगाना बेहुदा है। आप सेट ऑफ की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि समायोजन किया जाए, जो यहाँ से एक जगह से मेंटेनेंस मिल रहा है तो उसको संज्ञान लेके जितनी और ज़रूरत है वो दूसरी कोर्ट से दिलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी वेरी मच।